नमस्कार मित्रों, मैं रूप चौधरी प्रथम प्रवक्ता में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको 3 राज्यों की यात्राएं कराएंगे और जो राजनीतिक इन दिनों गतिविधियां चल रही जो बहुत ही चर्चाओं में, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं ठंडे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजनीति इस वक्त बहुत गर्म हो गई है और हिमाचल सरकार संकट में है। और इस जो चर्चाएं हैं, जो संकट हिमाचल प्रदेश की सरकार पर आया है, ये किसी विपक्षी दल की तरफ से नहीं आया है। ये आया है हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से। श्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में सवाल उठाया है, अपने मुख्यमंत्री के समक्ष और सबके सामने कहा है कि साहब, हिमाचल प्रदेश में मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अवैध मस्जिदें बन रही हैं और नियम कानून सब ताक पर रख दिए गए हैं। इतना अवैध निर्माण हो रहा है कि सरकार नाम की यहाँ कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। अगर ये बात भाजपा के लोग कहते, भाजपा के नेता कहते, तो एक बार माना जा सकता था कि राजनीति हो रही है। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार का मंत्री, और वो भी जिम्मेदार मंत्री, ये बात कह रहे हैं श्री अनिरुद्ध सिंह। और वो कह रहे हैं साहब, यही हालत रही तो हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम, रोहिंग्या, बांग्लादेशी इतना बस जाएगा कि यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो वहाँ का संजौली बाज़ार है शिमला का, उसमें से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। वहाँ के जो मुस्लिम उपद्रवी लोग हैं, वो महिलाओं पर छीटाकशी करते हैं, उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, छेड़खानी करते हैं और लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं लूटपाट, छीना झपटी की भी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में होने लगी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कभी घटनाएं सुनने को नहीं मिली थी। मंत्री जी कहते हैं कि सरकार ने जल्दी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो हिमाचल प्रदेश में भी पश्चिमी बंगाल जैसी या केरल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा उन्होंने सवाल खड़ा किया है। ये सोचना होगा कांग्रेस आलाकमान को, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए। दूसरा, अब हम पहाड़ से नीचे उतर के आते हैं हरियाणा में। हरियाणा में इन दिनों बहुत घमासान मचा हुआ है। एक कहावत बनी थी, आया राम गया राम। और आया राम गया राम की जो कहावत थी, ये हरियाणा से शुरू हुई थी कि दल बदल के मामले में हरियाणा पहले से ही पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। यहाँ नेताओं ने इतना दल बदल किया है कि ये कई बार तो ये हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये नेता कब किस पार्टी में था। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की 67 प्रत्याशियों की सूची आलाकमान ने जारी की। सूची जारी होते ही पार्टी में घमासान मच गया और इस्तीफों की बाढ़ आ गई। आप जानते, देश के कई हिस्सों में बरसात के कारण बाढ़ आई हुई है, परंतु हरियाणा में इस्तीफों की बाढ़ आ गई है। और ऐसे ऐसे लोगों ने इस्तीफे दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार के पदों पर बैठे हुए थे, जिनमें मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। आप जानते हैं रणजीत सिंह चौटाला बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिताजी चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे। उनके बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला जी प्रदेश की राजनीति में बहुत दखल रखते हैं, मुख्यमंत्री रहे। अगर हिसाब लगाएं तो हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी का जो परिवार है वही कई पार्टियों में बटा हुआ है। एक तरफ उनका चौधरी देवीलाल जी का एक पोता और बेटा, इन लोग इंडियन नेशनल लोकदल नाम से राजनीतिक दल चलाते हैं और सारी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, कई बार दूसरे लोगों से गठबंधन करते हैं। जजपा उनके पोते की पार्टी है और अब रणजीत सिंह भाजपा में थे। अब देखना ये होगा कि देवीलाल जी का परिवार कितने और दलों में बंटता है, कितने हिस्सों में बंटता है, किस किस पार्टी में वो लोग टिकट पाकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा बड़ा परिवार एक हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल जी का। बंसीलाल जी केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भाजपा के साथ भी मिलकर सरकार बनाई और उसमें सफलतापूर्वक उन्होंने काम किया। नशाबंदी करने वाले के रूप में उनको बंसीलाल जी को जाना जाता है। बंसीलाल जी के पुत्र सुरेंद्र सिंह, जो हरियाणा की राजनीति में मंत्री थे, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी किरण चौधरी जी अब भाजपा में शामिल हो गई हैं। और भाजपा में वो शामिल ही नहीं हुई हैं, हाथों हाथ भाजपा ने उनको राज्यसभा भी भेज दिया है। अब किरण चौधरी जी की बेटी श्रुति चौधरी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। तो इन्हीं बहुत सारे कारण हैं जो हरियाणा में जो राजनीतिक विरासत को लेकर और जो परिवारवाद को लेकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। अभी पिछले दिनों ताज़ा चुनाव हारे करतार सिंह भड़ाना उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। अब उनके बेटे मनमोहन भड़ाना भी
भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ने वालों की लंबी लिस्ट है। लक्ष्मण नापा जी हैं, कर्णदेव कंबोज हैं, बहुत बड़े नेता हैं। वहाँ की भारतीय जनता पार्टी का जो राज्य संगठन है उसके ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। विकास उर्फ बल्ले हैं, ये भी बड़े किसान नेता हैं। अमित जैन हैं, युवा नेता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा संबंध रखते हैं। शमशेर सिंह गिल हैं, सुखिंदर बंडी हैं, दर्शन गिरी जी महाराज हैं, इनका बहुत नाम है और बड़े एक इलाके में इनका प्रभाव है। सीमा गोबीपुर हैं, आदित्य चौटाला हैं, इनके ऊपर भी राज्य सरकार में जिम्मेदारी थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। आशु शेरा हैं, सविता जिंदल जी हैं, आप जानते हैं नवीन जिंदल साहब की माता जी हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। तरुण जैन हैं, नवीन गोयल हैं और कविता जैन जो इसी सरकार में मंत्री थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है और अनेक नेता अभी कतार में हैं। अभी तो 67 सीटों की घोषणा हुई है। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है जब ये बाकी 23 सीटों की भी घोषणा होगी तो लिस्ट पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट लंबी हो जाएगी। काफ़ी लोग और भी पार्टी छोड़ सकते हैं आने वाले समय में। ये आयाराम गयाराम की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी और हरियाणा की राजनीति मुश्किल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कई चुनौतियाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त हरियाणा में नेतृत्व का भी संकट है। उन्होंने श्री मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, परंतु उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। वो सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का सैनी साहब के मुख्यमंत्री बनाने से आधार बढ़ेगा, परंतु कई दिक्कतें और आ गई हैं। हरियाणा जो मूलतः ये माना जाता है कि जाट बहुल राज्य है, इसमें जाटों का अपना प्रभुत्व है। अब जाट राजनीति भी कई धड़ों में बट गई है और समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि जो उनका अपना मूल काडर के जो लोग थे, 2 लोग उनके थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जी। दोनों पिछली सरकार में मंत्री थे, दोनों के पास, एक के पास वित्त मंत्रालय था, धनखड़ साहब कृषि मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। दोनों पिछली बार चुनाव हारे, दोनों विधानसभा चुनाव हार गए और संगठन में काम करते रहे। एक बड़ा नाम हरियाणा की राजनीति छोड़िए, देश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा सर छोटू राम जी का। उनके नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को भाजपा में शामिल किया, उन्हें मंत्री बनाया और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के कारण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ भी हुआ, परंतु वो भी अब पार्टी में नहीं है, सक्रिय नहीं है, या यूँ कहे कि उन्हें भी एक किनारे कर दिया गया है। उनके कारण भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या है कि जाटों के नाम पर किसे नेतृत्व सौंपें। बेशक आज किरण चौधरी जी आ गई हैं या दूसरे लोग हैं, परंतु अभी भी उनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं हुआ है, समस्याएं सामने खड़ी हैं। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकट से किस तरह से उभरती है और जो पार्टी में असंतोष हो गया है, जो लोग पार्टी से लगातार इस्तीफा देकर जा रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जाए। और अंत में हम आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश की सत्ता जिनके हाथ में है, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया है। बुलडोजर से युद्ध शुरू होते हुए तेरा बुलडोजर मेरा बुलडोजर, बुलडोजर कहाँ चलेगा, बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा, वो कहते हैं आतंकवादियों पे चलेगा, गुंडों पे चलेगा, बुलडोजर की स्टीयरिंग पे कौन बैठेगा, कैसे बुलडोजर चलाया जाता है। ये इतने तीर दोनों तरफ से छोड़े गए कि लोगों को समझना मुश्किल हो गया कि बुलडोजर की राजनीति कहाँ जाएगी। लोगों ने तो यहाँ तक भी मजाक किया कि बुलडोजर भी हो सकता है अगले चुनाव में कहीं ना कहीं कोई किसी राजनीतिक दल का ये चुनाव चिन्ह हो। अब जो नया सवाल हुआ है, जो ताज़ा अभी नया पिछले दिनों एनकाउंटर हुआ है, उस पर एक अपराधी को मुठभेड़ मारा गया है जिसका पुराना इतिहास था, उस पर कई मुकदमे थे। एक लूट जो बहुत बड़ी हुई थी ज्वेलर्स के यहाँ, उसमें उसका नाम आया। जाति से इत्तेफाक से वो अपराधी यादव हैं और भी अपराध उस गैंग के लोग पकड़े गए। अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केवल यादवों को निशाना बनाया जा रहा है और चुन चुनकर यादवों का एनकाउंटर किया जा रहा है। अब ये भी राजनीति जोर पकड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं साहब अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी है, किसी भी जाति का है, अगर उत्तर प्रदेश में अपराध कर रहा है तो वो मारा जाएगा, परंतु इसको भी जातीय तूल दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि 10 सीटों पर बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और ये उपचुनाव अगली ये दिशा तय करेगा कि उत्तर प्रदेश किस तरफ जा रहा है।
इन 10 सीटों का जो परिणाम होगा वो 2027 को भी प्रभावित करेगा। अभी अखिलेश यादव भी फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और बाबा तो हमेशा फुल फॉर्म में रहते ही हैं। दोनों आमने सामने हैं, अपने अपने तर्कस में जो तीर हैं उनको चला रहे हैं, और ये तीर जातिवाद से लेकर बुलडोजर हर तरीके के तीर हैं। दोनों की सेनाएं हैं, दोनों के अपने समर्थक हैं, वो भी समर्थक भी कहीं चूक नहीं रहे हैं, एक दूसरे पर जोरदार वर्षा कर रहे हैं अपने बाणों की। जितने भी राजनीतिक तीखे बाण हो सकते हैं, जितने तीखे शब्द होते हैं, वो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यह जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है ये कितना और आगे चलेगा या कितने निचले स्तर तक जाएगा, और उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म से लेकर जाति से लेकर कितने निचले स्तर तक जाएगी, ये बहुत देखने की सोचने की बात है। मित्रों, हम मिलते रहेंगे अगले अंक में, फिर आपसे किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तब तक आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हमें सहयोग करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।